हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 से 13 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 14 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पाइप का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो पाइप ए जो है ये भरता है 15 मिनट में और पाइप बी जो है ये खाली करता है 20 मिनट में। ठीक है, तो टैंक का टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम जो कि होगा 60 मान लेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। क्योंकि दूसरा पाइप खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी पहले 5 मिनट केवल ए ने काम किया है। तो पहले 5 मिनट में ए के द्वारा कितना काम होगा? ए का एफिशिएंसी 4 है और ये 5 मिनट काम किया है तो 5 से गुना करेंगे तो 20 यूनिट काम ए के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो टोटल 60 है जिसमें 20 अकेले ए ने भर दिया तो बचा कितना? 60 में 20 माइनस करेंगे तो 40 यूनिट। अब 40 यूनिट काम बाकी है। अब क्या कह रहा है कि 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी अब जो है दोनों पाइप साथ में काम कर रहा है। देखिए, दोनों जब साथ में काम करेगा तो ए भरेगा 4 लेकिन बी जो है वो 3 खाली करेगा। तो कुल मिला के कितना यूनिट काम होगा? कुल मिला के 4 माइनस 3 1 यूनिट काम होगा। और भरना इसको 40 यूनिट, तो 40 को ये 4 माइनस 3 1 से डिवाइड कर देंगे तो बाकी जो टाइम लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो 1 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 40 मिनट ही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। पूछ रहा था शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, तो 40 मिनट इसका आंसर होगा। आगे, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स बटा साइन थीटा है तो इसका मान याद कीजिए। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो इसका शॉर्टकट होता, आप याद रखें, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक और याद रख सकते हैं, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसका भी शॉर्टकट होता है, क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब सारे फॉर्मूले से बनते हैं। आप इसको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। जैसे पावर यहाँ 6 है तो 6 का आधा 3 यहाँ पर आ गया। उसी तरह यहाँ पावर 4 है तो 4 का आधा 2 यहाँ पर आ गया। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अब इसका मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये साइन थीटा भाग में इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड तो गुना में हो जाएगा। तो गुना में होने के बाद क्या बनेगा? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से यहाँ पर बराबर राइट साइड केवल एक्स बचेगा तो बराबर एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए तो क्या होगा? 1 माइनस 3 इंटू, ये देखिए साइन इंटू कॉस एक्स है तो इसका स्क्वायर में वैल्यू देना तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो यही जो आपका आंसर होगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, यदि ये है तो के का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है और राइट साइड 2 है। तो सबको एक आधार आपको बनाना होगा। तो 2 सबको बना लेते हैं। तो ये तो है ही आपका 2 की पावर माइनस 2 के, उसके बाद गुना में है क्या? 4। तो 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो 2 रहेगा। तो 2 जो पावर आया वो इसमें गुना हो जाएगा जो पावर पहले से आपका। तो 2 के प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 के प्लस 2 तिया 6। ठीक है, 2 से इसमें गुना होने के बाद ये बन जाएगा। और नीचे भाग में क्या है? 4 की पावर ये, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 4 को। ठीक है, और 2 जो पावर में आया वो इसको गुना कर दीजिए। तो 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 2 के और प्लस का 4 बनेगा। राइट साइड 2 की पावर के माइनस 2 है। अब देखिए आधार सब जगह बराबर हो चुका है। अब सॉल्व करिए इसको। आप एक चीज़ जानते होंगे कि आधार अगर बराबर रहे बीच में गुना रहे तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। और आधार बराबर रहे बीच में भाग रहे तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ ऊपर में गुना है बीच में तो पावर को जोड़ देंगे। तो 2 की पावर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस 2 के प्लस 2 के
कट जाएगा, बचेगा केवल 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद ये जो नीचे है ये भाग में है, तो भाग में आने के बाद क्या होता है, पावर घट जाता है, तो इसमें आप घटा दीजिए ये पावर, माइनस का 2k और प्लस का 4, ये घटा देंगे, और राइट साइड जो भी है वो लिख देंगे k-2। अब देखिए पावर यहाँ बराबर है तो आधार बराबर कर देंगे, तो आधार बराबर करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 6 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2k, ठीक है, तो 2k ले लीजिए। उसके बाद 6 में से ये 4 घट जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो बचेगा 2, और राइट साइड k-2 है, तो k को इस तरफ ले जाएंगे, 2k में k घटेगा तो k बचेगा, और इधर 2 इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, -2 पहले से, इधर आके 2 माइनस में हो जाएगा, तो कुल मिला के k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 4। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है, किसी संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पर 3 अंक में 864 है, तो 8 से ये डिविजिबल है, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी कोई भी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। आगे, एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है, ठीक है, लिखते हैं एक्स है वाई है, एक्स जो है वाई से 2 गुना कुशल है, तो वाई को अगर 1 यूनिट मान ले तो एक्स कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना यूनिट काम होगा, 2 + 1 3 यूनिट, और दोनों मिलकर करते हैं 14 दिन में, तो 14 से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, केवल एक्स करेगा, तो एक्स का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम आपको पता चलेगा, 2 से 7 बार में 7 या 21, तो 21 दिन इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है, तो साधारण सा सवाल है, देखिए x - y इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला पर है, क्या होता है x² - y², तो इसको लिख दीजिए आप x² - y²। उसी तरह यहाँ y - z इंटू वाई प्लस जेड, तो बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, यहाँ बन जाएगा y² - z²। उसी तरह यहाँ भी प्लस के बाद z² माइनस का x² बचेगा। सॉल्व करेंगे तो x² माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये y² माइनस और प्लस कट जाएगा, ये z भी कट जाएगा, कुल मिला के 0 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे, एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 4 और 3 मीटर है, उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये जो घनाभाकार टैंक है ये खुला हुआ है, यानी ऊपर से छत नहीं है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे वो निकालने के लिए आपको छत का क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें छत का जो क्षेत्रफल है वो घटा दीजिए, यानी ऊपर वाला जहाँ खुला हुआ है, और दूसरा तरीका है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल के आधार का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों तरीका से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल हुआ, और आधार का क्षेत्रफल, आधार उसका आयताकार होगा तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 2 × L + B कितना होगा, देखिए लंबाई चौड़ाई है 6 और 4, तो 6 + 4 करेंगे तो 10 होगा, इंटू H है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, प्लस LB 6 × 4 यहाँ पर आ जाएगा 24, तो 10 या 30 दूना 60 + 24 84 मीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है, तो देख लीजिए कितने प्रेक्षण है, 3 3 6 2 8, यानी n यहाँ पर क्या है, सम है। प्रेक्षणों की संख्या जब सम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, आरोही क्रम में लिख के बीच वाले 2 पद का एवरेज माध्यिका होता है, तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो इसमें बीच वाले 2 पद कौन से हैं, टोटल 8 है, तो शुरू वाला 3 और लास्ट वाला 3 छाड़ दीजिए, तो बीच में आपका ये दोनों बचेगा 8 और 8, इसका एवरेज भी क्या होगा, 8 ही होगा, यानी यही 8 जो है आपका माध्यिका है, ऑप्शन नंबर 1। आगे, 2 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले तार का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तार कैसा होता है, बेलनाकार, और बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं πr² होता है, तो इसका आयतन कितना होगा, पाई का रहा 22/7 लेने, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास है,
तो इसका रेडियस होगा 2 का आधा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू एच। एच देखिए 7 मीटर है, ठीक है, और आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब में देना है, तो यूनिट को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा, तो 7 से काट देंगे, 100 बार में कट जाएगा, 100 गुना 22 करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है और तीसरे कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, समझने के लिए किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें क्या करा कि सबसे छोटा कोण का 2 गुना है एक कोण, तो मान लीजिए कि ये कोण सबसे छोटा है और ये है थीटा, और ये जो है इसके बारे में जो कह रहा है कि एक कोण का माप छोटे कोण का 2 गुना है, तो ये मान लीजिए 2 गुना है, 2 थीटा हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि तीसरा कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो ये बचा कोण जो है सबसे छोटा कोण थीटा का 3 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा। अब जाके जो है सबसे बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है, यानी 3 थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता है, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो सबको जोड़िए, 3 2 5 1 6 थीटा बराबर 180 डिग्री कर दीजिए, 6 से ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। हमें सबसे बड़ा कोण चाहिए यानी 3 थीटा, तो 3 गुना 30 करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, तो सरल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 है, तो क्या होगा कैलकुलेट करने के बाद, 6 4 के 36, 6 42 बटा ये होगा 3 3 9 5 14, ठीक है। उसके बाद भाग है, भाग देंगे, ये एक साथ है तो यहाँ पर ऑफ लगा है, तो पहले इसका क्रिया होगा भाग से, तो 1/2 गुना 1/2 ये 1/4 होगा, और आगे है 1/2, ये वाला 1/2, उसके बाद आया भाग के बाद 1/4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 गुना 4 हो जाएगा, कटाने के बाद ये 2 आएगा, यानी ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया 2, और नीचे ये कैलकुलेट करके दीजिए, भाग है गुना तो भाग को पहले कर दीजिए, कट के 1 हो जाएगा, 1 गुना 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 14 से काट देंगे 3 बार में, तो 3 भाग यहाँ पर कितना आ गया 2 दूना 4, तो 3/4 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। आगे इसका मान याद करना, ठीक है। देखिए ये रूट पूरा पर है इस तरह से, ठीक है। इसका सीधा सीधा वर्गमूल ले लीजिए, 0.04 का आ जाएगा 0.2 प्लस 6.25 का कितना आएगा 2.5, और 12.25 का कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 3.5, माइनस का 8.2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये हो गया 3 2 5 1 6.2, उसमें 8.2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो उस समभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री को बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना होगा बाह्य कोण, आंतरिक कोण 90 है तो बाह्य कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण अगर 90 है तो बाह्य कोण भी 90 होगा, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, बंटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 2 वर्ष बाद का अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, बंटी की आयु, 2 लोग हैं लिख लेते हैं पहले, एक तो है बंटी, दूसरा है बबली, तो बंटी जो है बबली की 3 गुनी हो जाएगी, बबली अगर 1 यूनिट का होगा तो बंटी कितना होगा इसका 3 गुना यानी कि 3 यूनिट का, ठीक है। ये 2 वर्ष बाद का रेशियो है, और बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग है 32 साल। अगर हम लोग 2 वर्ष बाद जाएं तो दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों में 2 2 जोड़ देंगे तो 32 + 4 ये हो जाएगा 36, तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि इन दोनों का योगफल 36 वर्ष के बराबर होगा, तो 3 + 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 साल। 36 कैसे आया आपको बता दिए, 32 में
दो दो बढ़ाए, यानी 2 व्यक्ति है तो प्रत्येक में 2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद चल रहे हैं, तो टोटल 36 हो जाएगा। ये 4 गुना है, ये 9 गुना है, ठीक है। तो इसका भी 9 गुना कर दीजिए तो आएगा 27, इसका 9 गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। क्या पूछ रहा है? बंटी की वर्तमान आयु। बंटी जो है 2 वर्ष बाद 27 साल का है, वर्तमान में ये कितना होगा? 2 माइनस कर देंगे तो 25 साल इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ते हैं, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 10x और गुना करने के बाद प्लस का 21 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस का 7 और माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता, आंसर क्या होता है, इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो ये प्लस में 7 और प्लस में 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर देना, तो 3 + 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 1 10/3, तो ये हो गया 10/3x प्लस दोनों को गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0। या फ्रैक्शन में 3 है नीचे, तो 3 से आप क्या करिए, पूरा समीकरण में गुना कर दीजिए। 3 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस का 3 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये, माइनस का 10x प्लस का 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। बहुलक निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0, नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये सब क्या है आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 30, तो ये आपका हो गया बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास, इसी से सारा डेटा यहाँ पर आएगा। तो बहुलक वर्ग का जो होता है, ये जैसे फ्रीक्वेंसी 30 है तो ये आपका F1 हो गया, उससे पहले वाला F0 हो गया और ये हो गया आपका F2, ठीक है। और वर्ग अंतराल का छोटा वाला जो है ये आपका L हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट, और H इन दोनों का डिफरेंस यानी दोनों में कितना का गैप है, 10 का, तो H आपका हो जाएगा 10। यहाँ पर डेटा रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना होगा 55 प्लस F1 कितना है 30 माइनस F0 कितना है 25, तो 30 में 25 घटा के यहाँ पर 5 दे दीजिए, नीचे 2F1 30 है तो इसका 2 गुना 60 हो जाएगा, माइनस ये दोनों करना तो दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस कर दीजिए। F0 25 है, F2 20 है, तो 20 + 25 ये हो जाएगा 45, तो इसमें माइनस कर देंगे, गुना H यहाँ पर 10 है, डिफरेंस 10 दे देंगे। 55 + 5/60 में 45 घटाएंगे तो 15 गुना 10, तो 5 से 3 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला, ये 55 तो रहेगा, ये 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.33, तो 55 में जोड़ देंगे वो, तो 55 3 58.33 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है। आगे एक मिश्र धातु मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 अनुपात में मिलाने पर बनती है। इसे बनाने के लिए 24 kg मैग्नीज के साथ कितना kg एल्युमिनियम को पिघलाना होगा, ठीक है। देखिए मैग्नीज है और एल्युमिनियम है, इसका रेशियो क्या है 2:3। अब ये कह रहा है कि इसको बनाने के लिए मैग्नीज जो है 24 kg लगा है, अगर रेशियो में देखें तो मैग्नीज कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 24 kg है, तो आपको एल्युमिनियम निकालना है 3 यूनिट का, कितना होगा 2 का 24 12 गुना है, तो इसका भी 12 गुना करेंगे तो 36 kg इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ दे रखा है। आगे किसी वस्तु को 1820 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 9% के हानि में बेच रहा है, इसका मतलब इसको कितना वैल्यू मिल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है परसेंटेज में 100 - 9, यानी कि ये हो जाएगा 91%, और रुपया में इतना में बेच रहा है, यानी ये जो 1820 रुपया है ये 91% का वैल्यू है। आपको निकालना कितना का है, वस्तु को बेच रहा है 9% के लाभ पर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 100
9%, ठीक है, 100 में जोड़ देंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको कटाना होगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 गुना 109 करेंगे तो 218 पर 10 यानी 2180 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे यदि ये दिया है तो y का मान याद करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 1/125 की पावर माइनस का y। तो ऊपर एक है तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, पावर को सेम सेम रहने दीजिए। नहीं तो अगर आपको बदलना है, यहाँ पावर माइनस में दिख रहा है तो आप इसको उल्टा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे x/y की पावर m है माइनस में, तो इसको आप y/x कर सकते हैं और पावर जो है ये m ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा कर दीजिए। 1/125 को आप लिखेंगे 1/5 की पावर 3, और ये माइनस का y पहले से है तो ये माइनस का y इसमें आ जाएगा, गुना होने के बाद ये माइनस का 3y बन जाएगा, ठीक है। बराबर राइट साइड 1/5 की पावर क्या है, माइनस का 4y प्लस का 1। अब यहाँ आधार बराबर है, पावर को बराबर कर दीजिए। जब पावर को बराबर करेंगे तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 4y प्लस 1 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। ये 4y माइनस में इस तरफ आगे प्लस में हो जाएगा, उसमें 3y घटेगा तो y बचेगा। तो 1 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु की 2 गुनी है तथा रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है। मंजीत के पिता और रंजीत के बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है। मंजीत और रंजीत की आयु क्रमशः क्या है, ठीक है। देखिए एक तो ये चीज़ है आपके पास मंजीत और रंजीत का अंतर, दूसरा क्या है, मंजीत का पिता और रंजीत की बहन के अंतर 43 वर्ष है। तो आपको इक्वेशन बनाना होगा। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, मान लीजिए मंजीत m साल का है और रंजीत r साल का है, तो यहाँ पर रंजीत से 2 वर्ष बड़ा है मंजीत, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, m माइनस आर बराबर 2, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु की 2 गुनी है, तो मंजीत का जो पिता है यानी फादर वो कितना होगा, मंजीत का 2 गुना यानी कि 2m होगा। उसके बाद रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ पर रंजीत का जो आयु है यानी r, इसकी बहन मान लीजिए सिस्टर है तो सिस्टर का 2 गुना होगा, ठीक है, 2s सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। तो सिस्टर बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको पता है। अब इक्वेशन बनाइए। अब इक्वेशन ये बनेगा कि मंजीत के पिता और रंजीत के बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है, तो पिता है 2m माइनस सिस्टर है r/2, इन दोनों का डिफरेंस 43 साल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूना 4m माइनस का r हो जाएगा बराबर 2 इधर जाके गुना होगा तो 43 दूना 86 बनेगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए r दोनों जगह बराबर है, दोनों में माइनस है, तो पहला में दूसरा को घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये r तो कट ही जाएगा। उसके बाद m में 4m माइनस होगा तो माइनस का 3m बचेगा बराबर 2 में 86 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 84। 3 से इसको काट देंगे 28 बार में, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 28 साल। m फॉर मंजीत, तो मंजीत और रंजीत पूछ रहा है तो मंजीत 28 आया, 28 कहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तीनों ऑप्शन को हटा दीजिए, यहाँ पर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको रंजीत का निकालना है तो ये m का वैल्यू इसमें रख दीजिए, नहीं तो सीधा सीधा देखिए 2 वर्ष का अंतर है, तो ये 28 है तो वो कितना होगा, 26 होगा, सीधा है। आगे यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई निश्चित राशि किस वार्षिक दर पर 2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें एक स्पेशल फार्मूला लगता है, 69 फार्मूला उसको कहते हैं, आपको पता होगा। ये होता है n बराबर 69/r%, ठीक है, और प्लस का 0.35 ये होता है। आप इसको बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n, इस पर भी रख के आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा आसान कैलकुलेशन चाहिए तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, n यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 बराबर हो जाएगा 69 माइनस r, हमें r निकालना है क्योंकि पूछ रहा है कि किस वार्षिक दर से, तो r का वैल्यू निकालना है, और ये है पॉइंट प्लस के बाद 0.35,
इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2 में 0.35 घटेगा तो 1.65 बचेगा, बराबर 69/r। तो r का वैल्यू कितना होगा, 69/1.65। पॉइंट हटा के यहाँ 100 लगा दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार में। अब ये 3 से काट देंगे 11 और 3 से ये कट जाएगा 23 बार में, ठीक है। अब नहीं कटने वाला है, ये 23 दूना 40 यानी 460/11 आया। इससे डिवाइड कर दीजिए, 11 चौके 44, 2 बचा 20 हुआ, 11 क्या 11 जाएगा, उसके बाद 9 बचा 11, 88 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहने दीजिए, 41 के बाद डेसिमल यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एकदम इस फॉर्मूला से एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलता, लेकिन उसके बहुत करीब पहुँच जाते हैं, आंसर हम लोग सही सही लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगर आप इससे रख के बनाएंगे तो आप एकदम एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे, जो यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल आपको मिल जाएगा। आगे, एक विक्रेता 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 12% और 15% की 2 क्रमागत छूटें प्रदान करता है। इस लेनदेन में उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस है, और जब वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट भी सेलिंग प्राइस है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मार्क प्राइस है, उसमें आप डिस्काउंट दिए, सेलिंग प्राइस हुआ आपका, और क्रय मूल्य है उस पर आप प्रॉफिट लेकर बेचे तो भी आपका वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन का इक्वल कर दीजिए। जब इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है, 2000 रुपये। तो 2000, डिस्काउंट कितना है, 12% पहला डिस्काउंट है। इसका फ्रैक्शन में लिखिए कितना होता है, 3/25। तो 25 पर 3 का डिस्काउंट है तो वैल्यू बन जाएगा 22/25। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट है 15%, इसका फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट है तो वैल्यू होगा 17/20। तो ये हो गया एक सेलिंग प्राइस। दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है, और इस पर आप 20% का लाभ ले रहे हैं तो वैल्यू कितना होगा सेलिंग प्राइस का, 120%, यानी क्रय मूल्य का 120% यहाँ पर होगा। तो 120 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6/5 होगा। तो यहाँ से आप कटा के सीपी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कटाएंगे इसको, देखिए 25 गुना 20 ये हो जाएगा 500, 500 से इसको काट देंगे 4 बार में सीधा सीधा। उसके बाद ये 2 से 11 और यहाँ पर 2 से 3 बार में। अब नहीं कटने वाला है, 5 इधर जाके गुना होगा, 5 चौके 20, ठीक है, और 20 गुना 11 ये हो जाएगा 220। 220 गुना 17 करना है तो 17 गुना 220 बराबर होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये जो 3 है उसको भी इस तरफ ले आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा बनेगा कितना, ये गुना करिए, 17 दूना 34 बचा 3, 17 दूना 34, 3 37, इसको 3 से डिवाइड करना तो 3 से 12, 3 चौके 12, 3 छाके 18, ठीक है। उसके बाद डेसिमल आएगा तो ये कट गया, तो 1246 के बाद दशमलव आएगा। पूर्णांक में आंसर देना तो 1247 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इनका HCF ज्ञात करना है, ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ लास्ट में 0 है तो HCF में 0 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ो, जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है, निवल राजस्व में डैश हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप रेशियो से देखिए, प्राइस क्या हुआ है, 30% कम हुआ है, यानी 10 अगर पहले था तो 30 कम हो गया यानी 7 हो गया, और इसका जो बिक्री है यानी सेलिंग वो क्या हो गया, 70% बढ़ गया, यानी 10 था पहले तो अब 17 हो गया। तो प्राइस इंटू सेलिंग वही होगा आपका निवल राजस्व। तो इन दोनों को गुना करिए तो 100 होगा, इधर 17 सतह 119 होगा, यानी इसका जो रेवेन्यू है 100 से 119 हो गया, यानी 19% यहाँ पर बढ़ गया है। तो 19% वृद्धि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी की 5 वर्षों में बिक्री को दर्शाता है। यदि 2005 में कंपनी का लाभ 25% था तो 2005 में व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ये DI थोड़ा टेक्निकल है, आप इसको ध्यान से बनाइए। यहाँ पर फॉर्मूला ये दे रखा है, हमें निकालना क्या है, व्यय। व्यय कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, यानी दोनों फॉर्मूला का यूज करना होगा। पहले सेल्स निकाल लीजिए, टोटल सेल्स 5 साल का है 50 लाख, उसमें हमें चाहिए 2005 का। यहाँ देखिए 2005 का सेल्स कितना है, 20%। तो 2005 का अगर हम लोग सेल्स निकाल लें तो 50 लाख का 20% कितना होगा, सीधा सीधा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1/5।
तो 10 लाख यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया 2005 का सेल्स। अब देखिए लाभ कितना दे रखा, प्रॉफिट परसेंट 25। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर हम लोग लिखा है बिक्री बराबर व्यय प्लस लाभ, तो क्या बनेगा, बिक्री को लिखेंगे सेल्स जो कि यहाँ पर 10 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख बराबर व्यय, व्यय को एक्सपेंसेस रहने दीजिए एक्सपेंडिचर, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट यहाँ नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट जो रुपया में होगा वो प्रॉफिट यहाँ देना है, तो प्रॉफिट को पी रहने देते हैं। ये आपका हो गया पहला। दूसरा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट बराबर ये है, तो प्रॉफिट परसेंट तो 25 है, तो यहाँ पर 25 बराबर हो जाएगा लाभ। लाभ रुपया में यानी पी माने हैं ऊपर, तो यहाँ भी पी बैठाना होगा। नीचे व्यय, व्यय को ऊपर एक्सपेंडिचर रहने दिया तो नीचे भी रहने देंगे, यहाँ पर भी गुना 100। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए क्या करना आपको, इसको काट दीजिए 25 से 4 बार में। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा 4p। ये चीज़ आपको पता चल गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्यय, यानी ई का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग रिप्लेस कर दें, चलिए ई के बराबर 4p यहाँ पर बैठा दीजिए, क्योंकि पी का वैल्यू निकालना आसान है। तो 10 लाख बराबर हो जाएगा 4p यहाँ पर और p यहाँ पर, तो कुल मिला के 5p। तो p बराबर कितना होगा, 5 से 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया आपका। पूछा क्या जा रहा है, व्यय। सेल्स है 10 लाख, उसमें 2 लाख का प्रॉफिट है, तो व्यय कितना है, 8 लाख। वैसे भी कॉमन सेंस लगा के आप आंसर दे सकते हैं 8 लाख। नहीं तो यहाँ पर आइए देखिए, p इतना आया है, अगर इसमें आप रख दीजिएगा p का वैल्यू ये 2 लाख, तो 2 लाख इधर जाके घट जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना होगा, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे, इसमें निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान बासमती चावल के उत्पादन टन को दर्शाता है। ठीक है, टन में दिया हुआ है। 2012 में बासमती चावल के उत्पादन की तुलना में 2015 में बासमती चावल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, देखिए 2012 यहाँ पर है 32 और 2015 यहाँ पर है 45, यानी 32 से 45 हुआ, कितना का वृद्धि है, 13 का। ये कितना परसेंट है वही आपसे पूछा जा रहा है, तो 13 का वृद्धि है 32 के ऊपर, तो 13/32 गुना 100% करके आप निकाल लीजिए आंसर। तो ये कितना होगा, आंसर देखें तो ये 28% दो ठो है। ठीक है, 28 अगर निकाल लें तो बहुत कम हो जाएगा, तो दोनों हटा दीजिए। 40 अगर निकाल लें तो 32 चौके कितना होता है, 32 दूना 64 दूना 128, यानी 12.8 आ रहा है। तो 40 अगर ले हम लोग तो इतना आ रहा है, लेकिन 40.6 है तो उतना कैलकुलेट करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी इसके अप्रॉक्स में नज़दीक ही है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आप हटा दीजिए। ठीक है, आप इसको गुना करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।